स्वामी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे तरह तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। आप सभी को यहाँ देखकर जो अनुभूति हुई है वो एक अद्वितीय है, अलग लेवल पर है, ठीक है। और इसी वजह से इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग फटाफट से। तो जितने ऐसे बच्चे हैं मैं आपको एक क्लियर तरीके से बता दूं कि ऐसी क्लास होगी जिसके अंतर्गत हम जीएस के सारे ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग छोटी भी क्लास में आ चुके हैं भाई, क्या कहने। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, मुश्किल से मुश्किल आप मानिए 2 मिनट का समय लिया जाएगा। क्या हम चलिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कंप्लीट जीएस आपकी होने वाली है, कंप्लीट जीएस की प्रैक्टिस, कंप्लीट जीएस की प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। और इस सीरीज का नाम है विजय रथ भाई जीतना, और बड़ी बेहतरीन ढंग से आपको विजय रथ में सवार होना है, विजय रथ में सवार होना है। आज ये विजय रथ की पहली सीरीज आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर मैं पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूं, राज व्यवस्था को स्टार्ट कर रहा हूं, और ये पूर्ण रूप से एक प्रैक्टिस क्लास होगी। ये कंप्लीटली एक प्रैक्टिस क्लास है, दिस इज कंप्लीटली अ प्रैक्टिस क्लास। क्लियर बात है जी हां। और इसके अंदर जो राज व्यवस्था है, इसके टोटल 500 क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आज पहली क्लास है तो कोशिश करेंगे जहां तक भी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। आज पहली क्लास है, ठीक है। आज तो देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। बताओ कितने क्वेश्चन आज में कितने क्वेश्चन करेंगे, बताओ ये मुझे बताओ। आज में कितने क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चलिए अगले तरीके से बताओ, जितने क्वेश्चन आप बता दोगे ना सर, कितने क्वेश्चन आज करेंगे उतने कर डालेंगे आज, ठीक है। चलिए सीधी बात है, क्लास पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है। और आज जो डेटा है, आज का डेटा जो है, आज जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे पीवाईक्यूएस इसके अंदर शामिल किए गए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा 200 500 100, ठीक है। भगवान की इच्छा तक जहां तक क्वेश्चन जाएंगे वहां तक चलेंगे, ठीक है, तगड़े तरीके से, ठीक है। जब तक आप लोग क्लास में मौजूद हैं तब तक सवाल खींचम खा चलते रहेंगे। इसके बाद पॉलिटी के बाद आपकी होगी हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद आपकी होगी स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आपकी होगी करंट अफेयर्स, पहले हो जाएगी पॉलिटी के बाद करंट अफेयर होगी, हिस्ट्री स्टैटिक ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस इकोनॉमिक्स, तब के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी 500 से प्लस ही क्वेश्चन हो, ठीक है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये पहली क्लास इसके अंतर्गत है। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के, आज तक जितने भी सवाल पूछे गए सारे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में सब इंस्पेक्टर के भी, जिससे कि आपको एक बेहतरीन तरीके का आइडिया मिल जाए और समझ पाएं कि क्या वैल्यू है इस चीज की, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हाँ बेटा, पीवाईक्यूएस लगाने से स्कोर बढ़ जाएगा, तरीके से बढ़ जाएगा। स्टार्ट करें, चलो बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। और कह दीजिए सब सवालों से स्टार्ट करते हैं, सीधा फटाफट बताओ। आज पूरे होंगे भाई, आज जितने भी होंगे मतलब पूरे हो जाएंगे। पॉलिटी को हम कोशिश कर रहे हैं 2 या 3 क्लास खत्म करने, आपको ये देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करें, चलो सर एक सब्जेक्ट की क्लास। बेटा रोहित मैराथन से ना इतना कोई वो लॉजिक नहीं बनता। आपको चाहिए क्वेश्चन, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना करेंगे। और जितना क्वेश्चन एक बार बोल दिया, जबान से बोल दिया तो बोल दिया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले तरीके से इसी से आपका जो बेटा सिलेबस का स्कोर है वो इसी से बूस्ट होने वाला है, ठीक है। नो कॉपी पेस्ट। चलिए खींचते हैं पहला सवाल, ये रहा आपके सामने। पहला सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 30/3/2019 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को कहां से लिया गया है। सवाल तगड़ा है, बताइए। पूछा है कि जो यूनियन और स्टेट लिस्ट देखने को मिलती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहां से ली गई है। यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, नेदरलैंड से या रशिया से, फटाफट बताइए सर। अगर हम बात करें जो हमारी यूनियन और स्टेट लिस्ट है वो कहां से ली गई है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। ये ली गई है वो कनाडा से ली गई है। कहां से, कनाडा से ली गई है। वहीं अगर मैं बात कर लूं कि सर कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई, कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताइए वो कहां से ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची। तो ये होता है समवर्ती सूची, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तगड़े तरीके से कनाडा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्युलर स्टेट। कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इस चीज का क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, सेक्युलर होना चाहिए कोई स्टेट, तो क्या है। पहली बात, भारत का संविधान शुरुआती तौर पर सेक्युलर नहीं था। सेक्युलर कब हुआ, सेक्युलर होता है सर जी 42वें संशोधन में, जो होता है 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा होता है बेटा ये सेक्युलर। और इन दैट सैटर्न पैटर्न, उसी तरीके से अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ही होता है कि कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक रिलीजन को, किसी विशेष धर्म को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का संविधान क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे, समझ आई बात। आगे बढ़े, ठीक है। चलो अगला सवाल, भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। पहली बात, फेडरेशन क्या होता है बेटा, अगर मैं फेडरेशन की ही बात कर लूं, फेडरेशन का मतलब होता है जहां कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास हो, जहां कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास हो, बनाने की शक्ति राज्यों के पास हो, राज्यों के पास हो, जहां कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास हो। अगर इस तरीके की कंडीशन हमें पता लगती है तो वो चीज हम लेते हैं कहां से, कनाडा से लेते हैं। अभी नन ऑफ दिस कौन कह रहा है, मैं कनाडा से नहीं लिया फेडरलिज्म, फेडरलिज्म कनाडा से लिया। ये बहुत मालूम है, फेडरलिज्म टेकन फ्रॉम कनाडा, ये कनाडा से लिया गया। थोड़ा याद रखो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ यार। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हमने यहां से लिया। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। चलो नन ऑफ दिस वो तो कोई बसता ही नहीं ना। आगे खींचो, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर हुआ था। संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब किया था सभी, तारीख है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था पहला सेशन। अगला 11, उससे अगला 13। तो अगर मैं बात करूं यहीं पर, जैसे 9 दिसंबर में हुआ था, 1946 में हुआ था, तो ये हुआ कहां पे था, न्यू दिल्ली में हुआ था। किस जगह हुआ था, जो संविधान है ना अपना संविधान सदन, जो हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट में आपको देखने को मिला है कि तो ओल्ड पार्लियामेंट में देखने लग रहा है वो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसमें ये भी है कि अगर मैं इसी की बात कर लूं, न्यू दिल्ली में हुआ था, कितने लोग टोटल इसमें आए थे, टोटल भाई टोटल लोग इसमें कितने आए थे, टोटल आए थे 211। सर जी हमने किताब में 207 पढ़ा है बेटा। सुनो, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे जो constitutionofIndia.net है, तो उसमें दिए हुए हैं 211 पॉइंट। अच्छा कुछ बुकों है, एक बड़ी फेमस बुक है, ठीक है, नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन अच्छी किताब है, उसने 207 लिख दिया गलती से। हालांकि इसमें 211 ज्यादा उचित सही माना जाएगा, 207 माना जाएगा, ठीक है। चलो याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात इसके अंदर ये भी है, जैसे मैंने 9 दिसंबर बता दिया, तो इसके अंदर मुस्लिम लीग आई थी, उसने इसका विरोध किया था, तो मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन भी किया था, मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन भी किया था, ठीक बात है। अगली बात, मुस्लिम लीग ने ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि इसका विरोध भी किया था। मुस्लिम लीग का इस समय लीडर कौन था, जिन्ना था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे वो आप बताओ, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे, अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, तो दैट हैज बीन टेकन डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे। इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। आगे बढ़ें क्या, ठीक है, आगे बढ़ें क्या, चलो खींचिए मीटर। अगला सवाल, भारत, बेल्जियम, स्पेन में किस प्रकार का संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। दिस इज मतलब कह सकते हैं क्लासी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 5वें नंबर पे गच्ची सवाल आपको देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि यहां पर जो फेडरलिज्म होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। अरे नरेंद्र दैया साहब यार, हमारी रिश्तेदार दैया में, ठीक है, पर यहां ध्यान दे लो तुम, ठीक है। करती आराम से कृपया करके आप इसमें ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया करके ध्यान से समझिए। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि बेल्जियम, इंडिया, स्पेन में किस तरीके का फेडरलिज्म है। तो फेडरल प्रैक्टिस हमारे यहां की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड के थ्रू, मतलब हमारे संघीय रूप से प्रशासन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर जो होता है ना वो प्रशासनिक तौर पर होता है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहले तरीके से याद रखना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, आज की क्लास में आ चुका है, पहले तरीके से बताओ, ठीक है। एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं प्रियांशु, अरे छोटी बात मत करेगा, पहली बात मेरे से तुम एनटीपीसी के लिए कर लो, जाओ खोल के खेलो, ठीक है, जाओ कर लो। लेकिन इसका जवाब दे दो, देखो मैंने बताया धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर जो वर्ड है, सेक्युलर हुआ, इंटीग्रल हुआ और सोशलिस्ट वर्ड हुआ, तो तीनों जो वर्ड हैं, अब हिंदी वालों से मुझे अलग प्रेम है क्योंकि मैं खुद हिंदी वाला हूं। तो सेक्युलर की बात करें धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रल की बात करें अखंडता, और अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं समाजवादी। तो ये तीनों की तीनों जो टर्म है मेरे लाल, ये तीनों ही टर्म ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, याद रखिएगा। खुल गए,
ठीक है, बढ़िया, याद रखिए। अगला सवाल, नेक्स्ट सातवां, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया? मतलब जब आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे खत्म। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि भाई कहां लिखा है, आर्टिकल कौन सा है, तो बेटा आर्टिकल तो है 358, कहा गया आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 22 खत्म हो जाएगा, फिर 359 आर्टिकल में लिखा गया 359 में कि आर्टिकल 20 खत्म नहीं हो सकता रहेगा, आर्टिकल 21 खत्म नहीं हो सकता रहेगा। दोनों ही बारे में आपको बताना होगा। देख भाई, वीमर से लिया गया था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जो मेरी क्लास में पढ़े हुए बच्चे हैं, कौन कौन पढ़ा हुआ है पुराना, जिसने मुझसे सिलेबस पूरा किया है, एक बार फटाफट से ये भी बता दो कि सर चीता है। ठीक है, आप लोग चीता है जो मुझसे पढ़े हुए हैं ना, तो ये भी मुझे बता दो कि भाई वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको स्पेशली पढ़ा हुआ है कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहां देखने को मिलता है, फॉर्म लिखा 19 खत्म हो जाएंगे, 59 में लिखा 20 खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में याद रखना, तो जर्मनी का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन से एक नागरिकता तो ले ली ना। ठीक है, हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसका मतलब है विधायी जो विधायी प्रक्रिया होती है वो भी हमने यहीं से ली है। ठीक है, चलिए जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक वर्ड, रिपब्लिक यानी गणतंत्र की परिभाषा यहां से ली है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? कांस्टेबल का ये भी। ठीक है, फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसका आंसर करिए कि भारत में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है। चलिए, थैंक यू भाई जयपाल। ठीक है, और बाकी आपका जो सप्ताह चल रहा है वाला फरवरी का, दूसरा सप्ताह कैसा चल रहा है आपका? खुल के चल रहा है ना आप? भाई जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के लिए पूछा तो मैं पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, क्योंकि फरवरी का पहला हफ्ता है, दूसरा पढ़ना जरूरी है। करेक्ट आंसर है इसका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से लिया गया, आर्टिकल है बेटा 368। अब देखो मजे की बात यह है, जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से आपका आर्टिकल 248 लिया गया है, जिसका मतलब है रेजिडुअल पावर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेंटर। जो रेजिडुअल पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें होंगी? सेंटर में होंगी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखते हैं उपराष्ट्रपति पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए आर्टिकल 63। ब्रिटिश संविधान से बहुत सारी चीज बता चुका हूं, यूनिक बताऊंगा हर बार, आर्टिकल 14 यहां से लिया गया है। ठीक है, कितने सवाल आ गए यूनिक बताऊंगा हर बार, टेंशन मतलब। ठीक है, चलो खूब कैसे चल रहा है मैटर। अच्छा, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहां से ली गई है? अगले तरीके से बताओ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहां से ली गई है? बता रहे हो नहीं बता रहे? सर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहां से ली गई है? सर दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ब्रिटेन से ली गई है। रूस से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, कनाडा से लिया है। अब देखो सर, आपने कहा था हर बार यूनिक बताओगे, 248 बता दिया, फेडरलिज्म बता दिया, और राज्यपाल यहीं से लिया गया है। राज्यपाल का होना यहां से लिया गया है। यूएसए से सर बहुत चीज बता दी, आर्टिकल 137 यूएसए से लिया गया है, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा बना था? मैं दे सकता हूं 1987 में बना था, 25वां जो भी राज्य था 1987 में बना था। और आपका काम आसान कर देता हूं, उसके लिए 56वां संविधान संशोधन हुआ था, 56 CAA देखने को मिला था। आंसर बताइए। ये ऐसी जगह है जहां जाने के लिए लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए गुरुजी, हम तो कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कैसी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे साथ, चिल मारो, खुल के खेलो। चलिए चलो, अब अगर मैं बात करूं, ये आंसर हो जाएगा इसका गोवा। ठीक है, गोवा के देखने को मिल जाएगा। सिक्किम आपका बना था 22वां राज्य, 22वां राज्य बना था सिक्किम, लेकिन सिक्किम बना था 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बना था आपका 24वां राज्य, बना था 1987 में। और ये बना था मिजोरम, बना था आपका 23rd राज्य, बना था 1986-87। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो संविधान सभा के सदस्य हैं, ठीक है, अब टोटल भाई देखो, ये भी आरपीएफ का, तो पूछा गया कितने मेंबर्स हैं। इससे आसान सवाल क्या कहीं हो पाएगा? नहीं, मुझे ये बताओ, मुझे तो ये बताओ, क्या इससे आसान सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही तो बात है, क्योंकि अगर मैं बात करूं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, 389 तो थी। अब इसमें भी ब्रिटिश प्रोविंस के लिए 292 थे, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनके लिए 292 थे, पुराने देसी रियासत के लिए थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। अब बचे हुए 4 वो किसके लिए थे? वो बचे हुए 4 सर ये थे अजमेर, ये तो कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो कमिश्नरी थे उनके लिए थे। कौन कौन सा था? अजमेर, पूर्व दिल्ली, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखिए, याद रखेंगे। आगे बढ़ो, अगला सवाल, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। ये सवाल इतना आया है ना जिसका कोई तरीका नहीं। जिस प्रकार से उनकी यादें आपको आ जाती हैं, मतलब उनकी भी लिमिट थोड़ी है। हाँ, ऐसी सवाल की लिमिट नहीं है। ठीक है, क्यों भी देखो, उनकी यादें आने का तो फिर भी लिमिट होती है। घर वालों ने दबोच लिया, तुम 4 चाटे लगे भूल जाओगे, लेकिन इस सवाल को आपको नहीं भूलना। रीजन क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, सवाल बहुत जरूरी है, तो समझिए, बताइए। दैट इज 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 1976, करेक्ट आंसर, याद रखिए। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? बताइए। इसमें ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर पर लागू करता है? इसमें बहुत कम लिखे हुए हैं, मैं बहुत सारे और लिख दूंगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में, बेटा 35A जम्मू कश्मीर के बारे में है, 152A जम्मू कश्मीर के बारे में, और 370 जम्मू कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 1 स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 1 एस्ट्रिक्ट, ये जम्मू कश्मीर के बारे में, सारे जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना ये बात। दूसरी बात बेटा इसका आंसर ये भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग बना था, वो लागू होता है 26 जनवरी 1957 में, बन के तैयार हुआ था नवंबर 1956 में। जी हां, ठीक है, चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन प्रोविजन, बताइए। ट्रेड यूनियन, टोल्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, बाजार और गीला, या कौन सी? फटाफट तरीके से इसमें बताइएगा कौन सी। देखो अगर मैं बात करूं, आपको मैं बताता हूं बहुत तगड़े एग्जांपल, जैसे बिहार से कितने बच्चे हैं, बिहार वाले कितने बच्चे। देखो बिहार भाई, आप यहां एक मेला लगता है सोनपुर, सोनपुर लगता नहीं लगता? अरे लगता नहीं लगता, सोनपुर लगता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ आपको एक मेला देखने को मिलता है बटेश्वर, आगरा में देखने को मिलता है पशुओं का मेला। हाँ जी, कुछ बच्चे राजस्थान के होंगे, राजस्थान में आपको पुष्कर मेला देखने को मिलता है। जी सर। एक कुछ बच्चे हरियाणा के होंगे, हरियाणा में आपको सोनपुर मेला देखने को मिलता है, सोनपुर सूरजकुंड, ठीक है, मेला देखने को मिलता है। जी सर। तो हर राज्य में अलग अलग है नहीं हुआ? हाँ सर। तो जिस तरीके से अलग अलग राज्य में हुआ, अब एक आपको दिल्ली में देखने को मिलता है प्रगति मैदान में, एक आपको मेला देखने को मिलता है प्रगति मैदान में, अभी बुक चल रहा है। ठीक है, प्रगति मैदान में मैं शायद परसों जाऊंगा, जो प्रगति मैदान में फेयर चल रहा है, वहां पे एज चीफ जाने वाला हूं बुक्स की वजह से, कुछ बुक्स वगैरह पुरानी बुक्स थी मेरी, तो उसके लिए चीफ बुलाया, शायद परसों जाऊंगा प्रगति मैदान में, बुक ट्रेड है। तो ये पूरा ओवरऑल इंडिया का है। ठीक है, ये क्या इंडिया का है, इंडिया का। जी हां, इंडिया का हो जाएगा ओवरऑल। तो कहने की बात यह है कि बाजार और मेला जो है एक इंडिया लेवल पे लग रहा है, एक अलग अलग स्टेट के लेवल पे लग रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या चीज क्लियर हुई? सर इसका मतलब दोनों जगह चल रही है। हाँ जी, तो बस सीधी बात यह है कि मार्केट एंड फेयर जो होते हैं ये एक यूनियन का टॉपिक होता है, ट्रेड यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियन ये सेंटर का टॉपिक है, टोल्स स्टेट का टॉपिक है, कृषि स्टेट का टॉपिक है, याद रखना। क्लियर? जी हाँ, आगे बढ़े। जी हाँ, अगला सवाल, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसको ऑटोनोमस फॉर्मेशन कब दी गई? जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसको ऑटोनोमस फॉर्मेशन कब दी जाती है? देखो अगर मैं बात करूं
इसको ऑटोनोमस फॉर्म दी गई जब एक गवर्नमेंट हम क्रिएट करते हैं। ये अब थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं बता दूं ये समय था 1949 का, जब हमारी गवर्नमेंट बनकर रेडी हो गई, लेकिन फिर भी हमें कुछ अन्य दल चाहिए थे। जैसे हमें कुछ समितियां चाहिए थी, संसदीय समिति, प्राक्कलन समिति, इस तरीके की। तो वो सब चीज 1949 में आपकी डेवलप कर पाती है। समितियों का गठन किया गया, समितियों का गठन, समितियों का कई सारी समितियों का गठन किया गया और उन्हीं कई सारी समितियों को कहा गया था इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत में अपील करने का मूल अधिकार क्या है? अच्छा मान के चलो, जैसे मूल अधिकार है आपके पास, आपका जैसे आपके पास मूल अधिकार है कि आप भारत में कहीं भी टहल सकते हो, लेकिन जब आप उनके दिल में टहलने जाओगे वो आपको रोक दें, तो ऐसी परिस्थिति में उल्लंघन किसका है? उनकी प्राइवेसी का। आप उनकी प्राइवेसी नहीं कर सकते। ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हो, पीछे से चार लोग आके चाटे लगा देते हैं आपने, क्यों? कि भाई तेरा रंग घना थोड़ा है तो तू नहीं चल रहा इस सड़क पे, तो मतलब क्या है कि भाई बहुत बुरा है तू, तो इस सड़क पे नहीं चलेगा। तो आपकी मौलिक अधिकार कहां हो गया? क्योंकि आप तो भारत के क्षेत्र में थे, चल सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा उल्लंघन है ये? तो ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहां जा सकते हैं? सर ऐसी परिस्थिति में हम जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत अपने कोर्ट में, आर्टिकल 32 में। तो ये है आर्टिकल 32, करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 32 याद रखेंगे जी। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको देखने को मिलता है स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है बाबू। और सूचना के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में देखने को मिलता है, एंड समानता का अधिकार 14 से 18 में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखने को मिला है, भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? बताओ जी, भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? आर्टिकल 79 तगड़े तरीके से बता दो, एक ही बार बता रहा हूं, दोबारा इसके बारे में चर्चा करूंगा तभी बताऊंगा। तो सीधा मुझे ये बता दो आर्टिकल 79 में क्या क्या चीज इसमें शामिल होती है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए आर्टिकल 79 में क्या क्या चीज शामिल होती है। एक तो लाइव हो जाओ, तुम पीछे क्या कर रहे हो? लाइव हो जाओ फटाफट से। अब अगर मैं बात करूं लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 79 तीन हिस्से जैसे मैंने बताया, पार्लियामेंट के अपने होते हैं तीन हिस्से। इसके अंदर पहले हिस्से में देखने को मिलता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और लोकसभा, पहले राज्यसभा एंड फिर लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल, इफ ए मेंबर इज एब्सेंट फॉर ए पीरियड, यदि कोई संसद का सदस्य बिना अनुमति के अवधि से गायब रहता है तो उसकी सीट रिक्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 101 का क्लॉज 4, ये स्पेशली मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। मेजरली इसको छिपा देते लोग, यार बहुत मुश्किल है, और मैंने कहा कि मुमकिन जो ना हो या जो मुश्किल हो, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में कई बार एक बात कहता हूं कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दूसरा नाम ही हराना है। और ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि आर्टिकल 101 के चौथे रोल में बात लिखी हुई है कि अगर 60 दिन तक गिरानी पहुंचे या फिर संसद में नहीं पहुंचे तो खेल खराब हो जाएगा बाबू। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? डायरकी हैड बीन अबॉलिश्ड, डायरकी को खत्म कर दिया गया। अब 47 में, 35 में, 58 में, 1909 में। अब कहां पे डायरकी है? क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं आंसर तो इसका किया जाता है, डुअल क्वेश्चन है, पर इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट या आप कह सकते हैं समझौते के तौर पर इसको याद रखा जा सकता था। ठीक है, डायरकी वाले डुअल गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्या कि व्हेन एक्ट अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रोविंस, एट प्रोविंस ये ऐड करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत होगा। दोहरी सरकार को, ठीक है, कहां? प्रांतों में कब समाप्त किया गया? प्रांतों में। अब तो ये रहेगा सही, प्रांतों में कब समाप्त किया तब तो होगा सही। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू 1935 एक्ट, क्योंकि प्रांतों में खत्म करके केंद्र में शुरू कर दिया गया था। प्रांतों में खत्म करके केंद्र में स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड एट सेंटर, केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया, सेंटर में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल 20वां, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? जब भी मीटिंग होगी तो पहला घंटा क्या होगा? जब जैसे कोई भी मतलब हमारा पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में जो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर पहला जो घंटा कंसीडर किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? बताइए, पहला घंटा कौन सा कंसीडर होता है? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज ही मॉर्निंग में कराया था, तो अगर मैं बता दूं इसके अंदर क्वेश्चन आवर होता है बाबू। ठीक है, इसके बाद शून्यकाल होता है, शून्यकाल में केवल लोकहित के सवाल किए जा सकते हैं, केवल लोकहित के, जो लोकहित होता है ना, तो उसी के सवाल इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? अच्छा, ये कौन बताएगा कि लोकसभा का ये जो फलाना आदमी है और ये जो आदमी है बिल्कुल एकदम अयोग्य है जी? तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? बताइए फटाफट से। ये क्षमता किसके पास है? स्पीकर के पास। किसके पास? स्पीकर के पास। स्पीकर के लिए आर्टिकल कौन सा है? लोकसभा की बात की जा रही है ना, लोकसभा में आर्टिकल इसके लिए 93, इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर के लिए 93 क्लॉज सेकंड, प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल 74, 75, चीफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल 163, 164, 167, इसके लिए 75 और इसके बाद 78 आर्टिकल, ये आर्टिकल इनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, स्पीकर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी मेरे लाल, इसमें पूछा गया है आपसे कौन सा ऐसा टर्म है जो फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा है? आरपीएफ कांस्टेबल 2019 से पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइए। देखो क्लास में जरूरी बात चली है। अनिकेत कह रहा है सुष्मिता जी आप कैसी हैं? हाय अनिकेत मेरे लाल, यार क्या है आप बनोगे मैच्योर कब होगे तुम? नहीं, यहाँ से जो सुष्मिता जी हैं आपको पता लगे सुष्मिता जी कौन है? समझो ना भाई, क्योंकि जैसे आपने बहुत सारे नाम ले, सुमन महिला पुरुष दोनों का नाम हो सकता है, तो अनिकेत काबू रखो, भावना हमने माना फरवरी का दूसरा हफ्ता है तो काबू रखो यार, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, तो बस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, तो 51A आज सेक्शन नहीं लिखना है, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल। ठीक है, थोड़ा समझिए, धारा नहीं लिखते। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इतना बड़ा गच छोड़ा नहीं लिख रहा, क्या पता कुछ हो जाए। अबे क्या होगा? मान जा। ठीक है, बालक यहाँ चिल्ड्रन को छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए संविधान के भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, बताइए। संविधान के भाग 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संविधान के भाग 2 में लिखा है नागरिकता को देखने को मिलेगी भाग 2 में, और नागरिकता के लिए आर्टिकल कितने हैं मेरे भाई? तो नागरिकता के लिए आर्टिकल देखने को मिलते हैं 5 से लेकर 11। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से लेकर 11। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें बच्चा फंस जाता है क्योंकि ये पता नहीं लग रहा मैक्सिमम पूछा है या कम पूछा है। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम पूछा है या फिर मिनिमम पूछा है या फिर करंटली पूछा है, करंटली कितने हैं? तो बेटा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कितने हैं, तो मैक्सिमम के तौर पर आप याद रखना कि वो 250 है, करंटली पूछो तो 245, और कुछ भी ना पूछे तो आप जाएंगे करंटली के साथ 245 के साथ जाएंगे, कुछ भी ना पूछो तो 245 करंटली के साथ यहां से उठ जाएंगे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लोकसभा को पश्चिमा के रूप में जाना जाता है, जो लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। हाँ, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दरअसल ये जो लोकसभा है ना, ये एक ऐसा टर्म है जो हमने ब्रिटेन से लिया था। कहां से लिया था? ब्रिटेन से हमने लिया था। तो पूछा ये जा रहा है यहाँ पे कि भाई मैंने ये बताओ कि जैसे ब्रिटेन से लिया गया टर्म है ना, तो ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में होते हैं 3 हाउस वहां पर, एक तो होता है किंग, किंग के बाद आपको देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो तीसरा टर्म क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स वहां होता है तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइए? अच्छा, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसे ही आपको बताना है इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा हाउस ऑफ द पीपल्स, जनता का सदन। ठीक है, याद रखिएगा, जनता का सदन। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताओ? अगर आप लोकसभा का, राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो एज कितनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य?
राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। तो अपर हाउस के लिए एज कितनी चाहिए सर? अपर हाउस के लिए एज हमें देखनी पड़ेगी कि जो एज होनी चाहिए वो चाहिए 30, 25 होता है तो लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो खींचिए मीटर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जो हमारा पार्लियामेंट है एक साल में कितने सेशन होते हैं? तो इसमें पूछा जनरल, इसमें ये तो कहानी नहीं होनी मैक्सिमम, तो जनरल पूछा जनरली कितने होते हैं? तो जनरली सर पहला देखने को मिलता है बजट सेशन, दूसरा देखने को मिलता है सर जी मानसून, और तीसरा देखने को मिलता है सर जी जो है आपका विंटर। ठीक है, 3 सेशन हो गए। इनके बारे में जिक्र कहां पे है? आर्टिकल, जो बच्चा आर्टिकल बता देगा आपको हमारी तरफ से एक विशेष उपहार दिया जाएगा। आज चॉकलेट दे तो नहीं है पर चॉकलेट आपको मिल जाएगी। बताओ फटाफट से। बजट शुरुआत होता है फरवरी से और जाता है मई तक। ये स्टार्ट होता है जुलाई से जाता है सितंबर तक। ठीक है, और विंटर से स्टार्ट होता है नवंबर से स्टार्ट होता है जाता है दिसंबर तक। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल में है 56 ना 89 में नहीं है। ठीक है, एग्जाम का लेवल करेगा अच्छा रहेगा खाना 505 रुपए नहीं यार। तो किसी भी बच्चे का सही, कुछ बच्चों का सही आया है तो उनकी तरफ से मैं ही आज कुछ लेके खा लूंगा, आपका जो है वो मुझे लग जाएगा, फिर वो आपका ही होगा। कैसे हमारा आपका क्या ही बैठाया, कैसी बात कर रहे हो? एक कुछ बच्चों का आंसर सही है, द आंसर इज आर्टिकल 85 85 है। ठीक है, और ये सबसे पहले सही किसने दिया था? चेक करो किसने दिया सबसे। सचिन नाम के छात्र ने सबसे पहले आंसर दिया था। राइट आंसर है, 3 सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अब इसमें भी क्या पूछा है? इसके अंदर पूछा है करंट का बता दीजिए, करंट कितने आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था 2019 में, तो 2019 में इसका आंसर अलग था। ठीक है, 2019 में इसका आंसर अलग था, अब इसका आंसर अलग है। अब 2025 चल रही है, ठीक है, 10 फरवरी 2025 चल रही है, तो अब इसका आंसर अलग है। ठीक है, तो अगर मैं बात बताऊं 2025 के अंदर इसका आंसर हो जाएगा 543 और पहले इसका आंसर था 545। ठीक है, आंसर चेंज हो गया। रीजन क्या था कि हुआ गया 2020 के अंदर एक संशोधन किया गया, तो 2 एंग्लो इंडियंस को खत्म कर दिया गया उनके पोस्ट के तौर पर। आगे बढ़िए। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है यूपी पुलिस के बाद मोटे हो गए या एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए थोड़ा सा ना वजन बढ़ गया। ठीक है, ठीक है नरेंद्र बेटा ध्यान दे ले, लोकसभा का संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? परमानेंट हाउस कौन सा है जो खत्म नहीं होता? आर्टिकल 83 हमें एक बात बताता है कि हमारे पास 2 हाउस है, उनका कार्यकाल कैसे होगा, कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है 83 में। तो कौन सा ऐसा हाउस है जो परमानेंट है? बताओ। परमानेंट हाउस के तौर पर कौन आपको देखने को मिलता है? तो परमानेंट हाउस के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है राज्यसभा। अब देखो इसमें एक मजे की बात बताऊं, होने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट है, लेकिन सवाल में क्या कहा है बाबू? संसद का, क्योंकि विधानसभा परमानेंट तो है पर ये लेजिस्लेचर की है, यानी विधानमंडल की है। ये विधानमंडल की है भाई, परमानेंट तो है लेकिन विधानमंडल से, तो हमें परमानेंट पूछा था संसद से, राज्यसभा। आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है, लिखा है कि राज्यसभा होगी, इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन इसके अगर मैं बात करूं मेंबर्स का कार्यकाल होगा, तो इसके जो मेंबर्स होंगे उनका 6 इयर्स का कार्यकाल होगा। लोकसभा जो होती है इसका 5 साल का कार्यकाल होगा, और इसके जो सदस्य होंगे उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 इयर्स का ही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? बेटा आर्टिकल बताऊं कौन सा? 164 का भाग दो, 164 का भाग दो, आर्टिकल 164 का क्लॉज सेकंड। आंसर करिए बेटा, निकित मानेगा ना मानेगा? इस क्लास में बदमाशी नहीं मेरे लाल। सर आपका जीके का बैच करियर एप्लीकेशन पे मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, प्लस प्रैक्टिस का बैच लॉन्च हुआ है, करियर ऐप पे जाकर देखो। अब यहां फटाफट ये देखो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? सर क्या वो गवर्नर के प्रति है या लेजिस्लेटिव असेंबली किसके प्रति? 164 के दो में जो लिखा है वो आंसर है, करेक्ट आंसर। ये राज्यपाल के लिए मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में यार, मैंने क्लास में 70 बार अपनी क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई है, आपको 100 बार पढ़ाई है कि बेटा ये जो रिस्पांसिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। एक सवाल पैक में आया है यार। ठीक है, चलो ठीक है, बस आगे बढ़ो। चलो खींचिए मीटर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाने के बारे में इसमें बात बताई है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कब रिटायर होते हैं। ये बात भी आर्टिकल 83 में लिखी है बच्चों, आर्टिकल 83 में ये बात लिखी है। रिटायरमेंट कब होती है? 1/3 मेंबर्स की, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, यानी टेन्योर पूरा हुआ, इसका मतलब 2 साल। तो टोटल टेन्योर कितना है? 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, यानी 6 इयर्स। ये होता है पूरा साइकिल, 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर एक मंत्री कितनी अवधि के लिए पद पर रह सकता है? क्लॉज आर्टिकल 75 क्लॉज 5। ठीक है, याद रखना। पॉलिटी बेटा आपसे पहले आपने बहुत पढ़ी होगी, सिंपल बता रहा हूं, लेकिन मेरे साथ पढ़ के लोग पॉलिटी पढ़ते नहीं है, पॉलिटी जीते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ाता नहीं हूं, पॉलिटी जिवाता हूं। आप सीजीएल के लिए पढ़ो, सीपीओ के लिए पढ़ो, यूपी पीएससी के लिए पढ़ो, स्टेट पीएससी के लिए पढ़ो, हरियाणा पीएससी के लिए, एमपी पीएससी के लिए, तो लोग मेरी क्लास में हिस्ट्री जीते हैं। जो बच्चों को आर्टिकल याद नहीं होते थे ना, अब उनके नाम आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझिए इसके बारे में कि पूछा है संसद के सदस्य नहीं होने की अवधि कितनी है? दैट इज 6 मंथ्स, क्लॉज 75 का 5। ठीक है, याद रखेंगे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला सवाल, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? अगर फंडामेंटल राइट्स में करना चाहते हो कोई भी अमेंडमेंट, तो उसके लिए कैसा यहाँ पर प्रोविजन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो इसके बारे में बताइए। देखो ये बात मैंने बताई है, आर्टिकल 368 क्लॉज सेकंड, आर्टिकल 368 क्लॉज सेकंड, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, अगर आप किसी भी अधिकार में परिवर्तन करना चाहते हो, भले वो फंडामेंटल राइट हो, भले वो डीपीएसपी हो, तो चेंज अगर करना चाहोगे तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। ठीक है, याद रखना, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 का बहुमत, 2/3 बहुमत आपको यहां देखने को मिलता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता बेटा इसमें देखने को मिल जाती है। याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, चलिए सर बैच का नाम बताओ यार, मेरे नाम से ही बैच होते हैं, बैच का नाम नहीं होता है जीएस स्पेशल भाई जीताना सर, विकास राणा सर, ऐसे होते हैं। ठीक है, अरे तुम्हें लगता है कि मैं बैच करूं वैसे, इसका इसमें का नाम तो है विजरत, जो मैं यहाँ पे YouTube पे चला रहा हूँ, YouTube पे मैं विजरत चला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, अगर बात करूं फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलती है संविधान के भाग 4 एक 51 आर्टिकल में, शुरुआत में 10 थी, वर्तमान में 11 2002 में जोड़ी जाती है शिक्षा के संबंध में। करेक्ट आंसर होगा मेरे 22 का जो है आपका रशिया रूस। ठीक है, आगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाइकैमरलिज्म विधानसभा नहीं है? ये है भाई एकदम खतरनाक। बाइकैमरलिज्म विधानसभा का मतलब क्या होता है? देखो इसको मैं प्यार से समझाता हूं। आर्टिकल 168 देखा, 168 में क्या लेजिस्लेचर विधानमंडल है, हां जी, तो इसी विधानमंडल के बारे में अगर बाबू मैं बात करूं कि ठीक है विधानमंडल है, तो विधानमंडल के 2 टुकड़े होते हैं जी सर, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा। हां जी सर, और अगर मैं इसी में बात करूं विधान परिषद और विधानसभा में, तो इसमें एक बात समझना, जैसे विधान परिषद है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 169, आर्टिकल 171, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हर जगह नहीं होती, क्यों नहीं होती? केवल 6 राज्य में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र, तेलंगाना। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये यही है। बचा क्या? बचा सर तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये वाला हाउस नहीं है, लेकिन विधानसभा समय होनी चाहिए। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध लगाता है? 14 वर्ष आयु से कम का बच्चा जिसकी एज ऑफ 14 ईयर एज है, 14 ईयर एज है, उससे बिलो का कोई चाइल्ड वर्क कर रहा है,
तो बिलो का कोई चाइल्ड वर्क नहीं कर सकता, किस आर्टिकल में लिखा है? ठीक है सर, योजनाओं की क्लास ले लो, ठीक है योजनाओं की क्लास लेते हैं, योजनाओं की क्लास लेते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास लेते हैं, इकोनॉमिक्स आएगी उसमें ले लें, ठीक है चलो। तो सीधी बात क्या है बाबू, कौन सा अनुच्छेद? ये है आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक। 25 में आप धर्म के किसी विचार को मान सकते हैं, 26 में धार्मिक प्रबंधन जागरण का होना, पाठ का होना, ये होते हैं। आर्टिकल 27 धार्मिक संस्था टैक्स फ्री रहेंगी। आगे बढ़ो नेक्स्ट, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? जो ह्यूमन राइट कमीशन होती है 1993 में बेटा ह्यूमन राइट कमीशन बनी थी, एनएचआरसी बनी थी, ठीक है एसएचआरसी एनएचआरसी बनी थी। तो अगर इसके अध्यक्ष को हटाने की बात की जाएगी तो वो कौन हटा सकता है बताइए, ठीक है कौन हटा सकता है बताओ, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है चलो। अब इसमें है एक मैटर, इसमें ऑप्शन नहीं है बेटा, होना चाहिए था प्रेसिडेंट, ये चेयरमैन लिख दिया, गलती से प्रेसिडेंट होना चाहिए था, आंसर था वो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर ये अपना जो है मीन है, ठीक है मीन है, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है नेशनल में, स्टेट में राज्यपाल हटा सकता है, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था प्रेसिडेंट। नहीं है ऑप्शन में प्रेसिडेंट, वो गलती से हुआ क्या होगा, इसमें क्या हुआ होगा कि अध्यक्ष इसमें लिखा हुआ होगा, वो लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया होगा, तो बच्चे ने ना जो इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट किया होगा तो गलती कर दिया, ठीक है चलो आगे बढ़ो। ठीक है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? अगर संसद में कोई अनुमोदन नहीं हो पा रहा तो जो अध्यादेश है उसकी अनुमोदन की स्थिति क्या है? आर्टिकल 123 में ये सवाल आया है, आरपीओ कांस्टिट्यूशन 2019 शिफ्ट डी, फटाफट बताइए फटाफट, इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है अध्यादेश की? तो हम पढ़ाए हैं और ऐसे ही पढ़ाए हैं, 6+6 आपको देखने को मिलता है, 6 मंथ एंड 6 वीक आपको देखने को मिलती है, ठीक है 6 मंथ एंड 6 वीक। इन केस अगर ये ऑप्शन में ना होता, इन केस अगर ये ऑप्शन में ना होता, अगर ये ऑप्शन में ना होता तो 6 मंथ होता, ये ऑप्शन में है तो ये करेक्ट होगा, ठीक है ये करेक्ट होगा, तब ये ऑप्शन में रहेगा। अगला सवाल, दंड के स्वरूप के बदले बिना दंड की अवधि को कम करने को किस नाम से जाना जाता है? अब ये देखो मैं हमेशा बताता था बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति आर्टिकल बात में है, आपके सामने बाहर जो सामने खेल रहा होगा ना, चिल्ड्रन खेल रहा होगा ना आपके सामने, वो बता देगा तुम्हें हां आर्टिकल बात में आपको क्षमता शक्ति देखने मिलती है। लेकिन बात यह है क्षमता शक्ति के प्रकार भी तो आपको बताऊं, तो प्रकार के बारे में कल सवाल आपसे पूछ लिया गया, तो बताइए अगर आप सजा की अवधि को कम करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम कर देना, ये किस नाम से आपको जाना जाता है बताइए बताइए, ठीक है। अब इसमें बच्चे कहेंगे सर रिडक्शन के नाम से नहीं, एक्चुअली अगर मैं बात करूं रिस्पाइट का मतलब होता है दंड को जो अवधि चल रही है उसको बीच में ही खत्म कर देना, ठीक है। मतलब जैसे किसी को 8 साल की सजा मिली थी, 8 साल की सजा मिली थी तो मान लेना 6 साल में पूर्ण मान लेना, में पूर्ण मान लेना, तो ये तो होती है रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है चलो। अब इसके अंदर होता है सजा या दंड माफी होता है, पार्ट एक होता है रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है जो सजा है रेस्पाइट, उसमें सजा को कर दिया जाता है कम, सजा को कर दिया जाता है कम। अच्छा इसमें एक और चीज देखने को मिलती है, पहला आपको देखने को मिलता है कि किसी सजा को कम किया जाना लघुकरण, कम्यूटेशन लघुकरण देखने को मिलता है, दूसरा आपको देखने को मिलता है रेस्पाइट, रेस्पाइट के अधीन भी आपको इस प्रकार की अवधि देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं इसमें मतलब 2-3 चीजें हैं मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक रिप्राइव होता है, रिप्राइव उसमें सजा को रोकने का भी एक प्रावधान होता है, तो यहाँ पर जिसकी बात की गई है सजा के स्वरूप के बदले बिना अवधि को कम करना है, तो बेसिकली हम दंड क्षमा के अधीन पार्डन के तौर पर ही देखते हैं, दंड क्षमा के अधीन पार्डन के तौर पर ही देखते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आगे आएंगे और अच्छे लेवल पे आएंगे, ठीक है नेक्स्ट। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति कैसी है? कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति आपको देखने को मिलती है? 41 की हम बात कर रहे हैं, कैसी शक्ति है? अध्यादेश बनाने की शक्ति है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें संसदीय सहमति की आवश्यकता होती है, नेक्स्ट समीक्षा लागू नहीं है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, नेक्स्ट समीक्षा के अधीन है, विवेकाधीन है। मतलब क्या राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कोई भी अध्यादेश क्या कोर्ट लेकर जा सकता है? कोर्ट उसको लेकर जा सकता है बताइए। अगर प्रेसिडेंट कुछ भी लेकर आ रहा है क्या वो कोर्ट में उस चीज को लेकर जा सकता है? तो जी हाँ कोर्ट में लेकर जा सकता है, जस्टिफिकेबल होती है वो, ठीक है जस्टिफिकेबल आपको देखने को मिलता है, दैट इज जस्टिफिकेबल, दैट इज जस्टिफिकेबल, जस्टिफिकेबल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब देखो हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बारे में राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली घोषणा से संबंधित है? बहुत बढ़िया, बहुत अगली बात है, इसमें डिक्लेरेशन तब की जा रही है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में क्या चीज लागू की जा सकती है ये बताइए। जो बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या इंस्टाग्राम g77 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो खास लोग नाम का ग्रुप बना हुआ है, खास लोग वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। एक बच्चा बहुत ऐसे कमेंट कर रहा है, पता नहीं समझ क्या करेगा पीडीएफ का, मैं नहीं ध्यान नहीं दे रहा बेटा। अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है, संवैधानिक मशीनरी विफल होती है तो जो गवर्नर है ना, गवर्नर वो कहेगा राष्ट्रपति से हां जी ऐसे ऐसी बात है, संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो गया, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बताता है तो वो क्या लागू करता है? प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल होगा इसमें आंसर, प्रेसिडेंट रूल होगा इसमें आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल 356 होगा इसमें करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 356 356। अब कुछ बच्चों का 352 क्यों नहीं? 352 तीन स्थिति में लगता है, संवैधानिक तंत्र विफल लगता ही है, वो लगता है बाह्य आक्रमण, जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है बाह्य आक्रमण, जब कंडीशन ऑफ वॉर होती है, कंडीशन ऑफ वॉर होती है, युद्ध की स्थिति होती है, कंडीशन ऑफ वॉर होती है, युद्ध की स्थिति, तीसरा पॉइंट होता है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, वो लगता है इस कंडीशन में। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने के लिए तो सब लगेगा ना, हां समझिए बात को। बाकी राष्ट्रपति के पास किस तरीके की विवेकाधीन शक्ति है? राष्ट्रपति की पावर पर डिस्क्रिप्टिव पावर्स हैं कुछ, तो कैसी डिस्क्रिप्टिव पावर्स राष्ट्रपति के पास आपको देखने को मिलती है तो बताइए। डिस्क्रिप्टिव पावर्स के बारे में आपको बताना होगा, बताओ। देखो इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि कुछ स्थितियों में वो पावर उनके पास आती है, हमेशा नहीं रहती। तो दरअसल डिस्क्रिप्टिव पावर होती है जैसे वीटो, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति के अकॉर्डिंग से वो अपना डिसीजन लेगा, स्थिति के अकॉर्डिंग से वो अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सिचुएशन डिस्क्रिप्शन, डी डी बेटा डी बेटा। मेरा जीएस स्पेशल बैच है सत्येंद्र यादव, जीएस स्पेशल बैच है मेरा करियर लैब के ऊपर। आगे बढ़ो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव किस आर्टिकल में बताया गया है? ये भी बहुत जोरदार सवाल है, बहुत जोरदार सवाल। अगर हम बात करें 44 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाएगा? देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस आर्टिकल में होता है? बेटा वीटो 3 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट सस्पेंशन एंड पॉकेट, क्या बता रहा है आर्टिकल 11 में वीटो। मैंने आपसे पूछा कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव सिलेक्ट करता है, तो 66 आर्टिकल, आर्टिकल 66। 81 जो है वो किसके बारे में? लोकसभा। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। 91 रिलेट करता है कि अगर सभापति नहीं होगा, सभापति एब्सेंट होगा तो उपसभापति काम संभालेगा, उपसभापति वर्क संभालेगा, वर्कलोड लेगा, ये बात लिखी हुई है, ये कहां? राज्यसभा में लिखा हुआ है। ऐसे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है चलो नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पद आयु क्या है? अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो न्यूनतम आयु क्या है? जब मैं ऑफलाइन में कई बार पढ़ाता हूं तो ये क्वेश्चन इस तरीके का था, मैं पढ़ा रहा था, थोड़ी पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा कहता कि सर उपराष्ट्रपति तक तो ठीक है पर मेरा बहुत जरूरी डाउट है, तो मैंने कहा कि भाई पूछ ले। कहते नहीं जी बहुत ऐसा डाउट है, बच्चों के सामने नहीं पूछ सकता। मैं भाई ऐसा क्या डाउट है? तो पूछ ले, यहीं की बातें मॉडल टाउन लगी दिल्ली में, तो यहीं की बैच की बात है, बैच का नाम नहीं ले रहा मैं, वरना वो बच्चा देख रहा होगा तो यहीं कहेगा सर आप तो इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हो। सर बात ये है कि मतलब क्या महिला मित्र बनाने की कोई स्पेसिफिक उम्र होती है? तो उसको समझाया नहीं लाल, अच्छा तो क्लास में पूछ ली बात, मैं कह रहा बहुत क्लास में पूछ ले रहा है बात,
तो फिर कहा कि नहीं सर ऐसे हम पूछ रहे थे क्योंकि सर हमारे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है वो, तो मैंने कहा कि भाई महिला मित्र बनाने के लिए उम्र नहीं होती, महिला मित्र बनाने के लिए सैलरी का थोड़ा सा होता है, अगर मजबूर आ रही है तो विवाह ही कर लीजिए, है ना। मैंने उसको मना ही किया, अब देखते हैं भाई क्या है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र है 35 साल, ठीक है, ये 35 साल है, ठीक है। आगे बढ़िए अगला सवाल। अब भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है, ये आर्टिकल 56 में कितना होता है भाई, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो टेन्योर होता है इसका 5 इयर्स का, आर्टिकल 56 में, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन से थे, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल, मैंने कहा आरपीएफ का तो एक सवाल नहीं छोड़ना, एक तरफा सवाल उठा देना आरपीएफ के, तो अभी तो कांस्टेबल मतलब 26 कहेंगे अभी, देखो तुम। अगर बात करें पहले सिख कौन से थे, दैट इज ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। यंगेस्ट कौन थे, यंगेस्ट राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये महिला कौन थी सबको पता है। यंगेस्ट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, आंध्र से, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त बजट में शामिल नहीं है, भारत के वित्त बजट में उसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। क्या है पत्री की, ये गलत लिख दिया, इसने पूछा कि एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, गलत लिख दिया ऑप्शन, हिंदी गलत है, इंग्लिश देखो। राष्ट्रपति की उम्र कितनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए एज कितनी चाहिए, दैट इज अगेन 35 चाहिए राष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति के लिए दोनों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का दर्जा बना था, भाई ये सवाल आया था सीपीओ में, पीपीओ 2024 में, क्योंकि मेजरली जो एसएससी के बच्चे होते हैं ऑफलाइन बैच वाले, तो उनमें से बच्चे ने बहुत बार पूछा मुझसे। अब अगर मैं यहीं पे बात कर दूं तो ये बताओ पहले मुझे कि इन्हीं बात बताओ तुम, छोड़ो इन बातों को, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ कौन सा उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो होगा, बताओ। देखो अगर उच्च न्यायालय की बात करूं, आंध्र का होगा नहीं, कलकत्ता का होगा, यस कलकत्ता का होगा, मद्रास का होता है पुडुचेरी पर, ठीक है, पुडुचेरी पर, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सेपरेट होता है, ठीक है। लक्षद्वीप पे केरल का होता है, एंड आपका चंडीगढ़ तो उसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बोलते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर हाई कोर्ट होता है, एंड दमन दीव के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय के सारे लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर वाला भाई, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताओ। यार इसमें ना यार टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, अब बताओ आंसर क्या होगा। टाइपिस्ट ने इस सवाल में गलती करी है, कृपया करके आंसर बताओ, 50 सवाल है, 8 शतक की ओर हम पहुंचते हुए बताइए, सवाल लेवल का सवाल ये बताइए, और अभी खेचेंगे किलोमीटर, अब तो चलेगा गाड़ी, वो तो शुरुआत की है, वो तो वार्म अप है, ठीक है। तो स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1966 में, 31 अक्टूबर 1966 में इसकी स्टार्टिंग होती है, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर आपका चश्मा ये लीजिए भाई, मुझे चश्मे में ना दिखाई देता, ऐसी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अगला सवाल, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, अब राज्य परिषद को क्या कहा जाता है ये बताइए, राज्य परिषद को किस तरीके से जाना जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, राज्य परिषद को किस तौर पर जाना जाएगा, 51वां सवाल आपको यहां देखने को मिल रहा है, फटाफट से, राज्य परिषद को क्या कहा जाएगा, ठीक है। चलो राज्य परिषद को क्या कहा जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब इसमें अगर बात करें राज्य परिषद को किस नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से लोकसभा जाना जाता है, लोकसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट करेक्ट आंसर, इसी को स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या सवाल था, काउंसिल ऑफ स्टेट को काउंसिल ऑफ स्टेट कहां से, उसमें राज्यसभा, ये किसी ने गलती से बना दिया, राज्यसभा होगा इसके अंदर आंसर, राज्यसभा इसके अंदर आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किस चीज से रिलेट करता है, आर्टिकल 40, मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आर्टिकल 40 किससे रिलेट करता है, ठीक है। आर्टिकल 40 की हिंट दे सकता हूं, देखो, अरे एक मैं आर्टिकल बोल रहा हूं, तुम देखो, अबे हट जा, ठीक है। अब देखो तुम, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन था और बहुत फेमस, अरे यार बनेगा ठीक से, मतलब आप समझ गए, आंसर बताइए। मैं आपको ड्राइंग ऑर्डिंग आंसर बताओ, करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायतों का गठन जो है मेरे बच्चे, वो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 40, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत है, ये किस प्रकार का सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, पहली बार स्टार्ट किया गया था इसको 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 नागौर में स्टार्ट किया गया था गांधीवादी सिद्धांत। गांधी जी ने बात कही थी कि अगर देश को तरक्की की राह पर लेकर जाना है नेहरू, तो हमें गांव का विकास करना है। If we want to disclose the discrimination and the development of the nation, then we must have to develop the villages of India. This is the only way by which we can develop the India, from developing to develop the nation. That was the speech by Gandhi ji. गांधी जी ने इस प्रकार की बातें कही थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत को लेकर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की की राह गांव की पगडंडियों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये अच्छा है जी। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होती है, इसके अंदर मेंबर होते हैं आपके साथ, इसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो फटाफट तरीके से आप मुझे बताइए, 53 क्वेश्चन का आंसर जो है क्या आपका होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्टेट की जगह लिखा होता नेशनल, तो नेशनल अगर लिखा होता तो आंसर होता सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज लिखा होता, बट क्योंकि स्टेट की बात की गई है तो ये होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किए गए व्यय आय के स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ये फिर गलत कर दिया, ये इकोनॉमिक्स का मिक्स कर रहा है, कौन है ये, आइए हिंदी वाला अभी बताइए, इलेक्शन कमीशन कब बना था, चुनाव आयोग कब बना था। अच्छा इसको क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं, ये इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में आपको आगे देखने को मिलेगी, इसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, जिसे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, इसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, फाइनेंशियल डेफिसिट, ठीक है, फाइनेंशियल डेफिसिट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए चुनाव आयोग के बारे में आप मुझे बताएं, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है, सभी 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में की गई है, करेक्ट आंसर होगा 50। अब सही बात ये भी है कि 25 जनवरी को वोटर्स डे इसलिए मनाया जाता है, इसी को इसलिए कहते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। सवालों को दुश्मन की तरह देखो, थोड़ा नहीं है बिल्कुल मिला के, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी। सर क्या इतने लंबे सवाल आते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये पूछा जाता है प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन एक अगर आसान आ गया ना, दो हार्ड भी आते हैं, दोनों तरीके से तैयार रहो, ठीक है। चलिए ठीक है, इधर बताइए, बस बताइए, अगर मैं बात करूं कौन सा लक्षद्वीप है जी, पुडुचेरी है जी, असम नहीं, असम तो स्टेट है ना, अंडमान निकोबार है जी, ठीक है। काफी आसान और बहुत ही लंबा सवाल है, ठीक है। बैंकों को भेजी गई राशि, फिर से गलत कर दिया, नहीं ठीक है आपकी बात। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे भारतीय संविधान के किस प्रकार के वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं, मतलब कहने की बात यह है, कि बैंकों को जो राशि भेजी जाती है और जो न्यायिक जमा होती है, यहाँ पर बचत संविधान किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं, जो पैसा बचा आपका, पैसा बचा वो किधर जाएगा ना भाई, टैक्स मार्केट नहीं जाते, दिस इज कंसोलिडेटेड, ठीक है। चलिए नहीं रेमिटेंस ऑफ बैंक जुडिशियल डिपॉजिट, ठीक है। बैंक जुडिशियल डिपॉजिट जो आपके देखने को मिलता है, भाई गलत है, क्या करवा रहे हो तुम, करा दो मुझसे, पब्लिक अकाउंट होता है, सार्वजनिक खाता होता है, ठीक है। सार्वजनिक खाता आपको देखने को मिलता है, सार्वजनिक खाता करेक्ट आंसर है, ये होता है सांकेतिक कोष, बजट से बचा हुआ धन, बजट के व्यय से बचा धन, व्यय से बचा धन, ये होता है यहाँ बजट के व्यय से बचा हुआ धन जो होता है वो में होता है, ठीक है। और यहाँ पब्लिक अकाउंट का जो फंड होता है वो होता है, तो सेविंग रेमिटेंस होता है, बैंक या नहीं, ये होगा इसका आंसर, इमरजेंसी में नहीं आता वो, इसमें पैसा कहां से आता है, इसी में से निकाल के डाला जाता है। ये दोनों एक ही बात होती है, 367 आर्टिकल है दोनों के लिए, ये आर्टिकल 366 है,
ठीक है, और ये जो है सार्वजनिक, ये आपको देखने को मिलता है पब्लिक अकाउंट जो है आर्टिकल 366 क्लॉज फर्स्ट। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो दुष्यंत मांझा आगे देख। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं इनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। पहले आप मुझे बताइए उनका आर्टिकल, सवाल तो थोड़ा बड़े लेवल का है, ठीक है, यहाँ बात जरा ऊंचे लेवल की है। ठीक है, आप पहले मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पे ना आर्टिकल कौन सा आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, आर्टिकल आप मुझे बताइए फटाफट से, किसमें देखने को ये मिल जाता है? फटाफट तरीके से आप यहाँ बताइए। सवाल यहाँ क्या पूछा जा रहा है? द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? हाँ भाई, नहीं कुछ नहीं, वो हंसी वाली बात आई थी। अमिताभ जी का एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि हाँ बात जरा ऊंचे लेवल की है। ठीक है, इसमें आंसर देख लो। आंसर क्या होगा बेसिकली, पहले समझो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 93 है। ठीक है, और इसमें ना 1919 का जो अधिनियम जब हमारे यहाँ आया, 1919 का अधिनियम, तो उसने इस चीज को लागू किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू उसको लागू किया था। दिस इज बेसिकली जनरल क्वेश्चन, मुझे पर्सनली पसंद आया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। कौन सा केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? इसमें ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अधीन आता है? ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपके डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अधीन, बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अधीन आपको देखने को मिलती है? तो बताइए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल? कौन सा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के अधीन आती है, जिसको डायरेक्टली केंद्र उसके ऊपर खुद कानून बनाता है? ठीक है, चलिए इस तरह का आंसर आपको देखने को मिलता है। माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए अलग होता है, होम अफेयर्स के लिए अलग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के लिए अलग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये होता है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अधीन। ट्राइब्यूनल्स जो जस्टिस है इसके अलग मिनिस्टर होता है, जो पर्सनल अफेयर्स होते हैं वो या तो हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद देखेगा या होम मिनिस्टर देखेगा। प्लीज करेक्ट आंसर, प्लीज करना आप याद रख सकते हैं। गृह मंत्रालय नहीं आता, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन मंत्रालय, न्यायाधिकरण मंत्रालय का अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल तो होगा इसमें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का उपयोग किया जाता है? ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला। सवाल है, which of the following is an extraordinary tactic used by opposition member to control the government when it does not follow even the ordinary rules? ये जो सवाल है, ये रेलवे का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक आ जाता है। इसमें यही पूछा जाता है कि कौन से जो रूल है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं कई बार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, हाफ आवर डिस्कशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, ये किसमें किया जाता है? सर ग्रुपदीप ने हार्ड क्वेश्चन पूछा है, बेटा आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019, बहुत बेहतरीन सवाल। इसके अंदर आपको बताइए कि क्या आपको देखने को मिलता है? फटाफट तरीके से बताइए क्या आपको यहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, चलो अरे नहीं उसको क्लास को चले दो, वो वाली क्लास अभी थोड़ी देर होल्ड कर दो। अरे हाँ, दूसरी क्लास मेरी स्टार्ट होनी थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेज, मुझे लगा कि क्लास नहीं, क्लास थी दूसरी, वही ये क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे हम दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्यों द्वारा असाधारण युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसमें दो प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, दो प्रकार की युक्तियां। या तो बेटा इसके अंदर हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इसके थ्रू आ सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो होता है मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो आपको देखने को मिलता है ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। देखो अब अगर मैं बात करूं, ये होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्कशन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्कशन एक ऐसा डिस्कशन होता है जो बेसिकली तब किया जाता है जब गवर्नमेंट सामने वाली कुछ बात मानने के लिए तैयार ही ना हो। ये होगा इसका आंसर, ये बीसी कर रहा है बेटा, हार्ड क्वेश्चन मैं समझता हूं बात को, लेकिन यहां बात जरा ऊंचे लेवल की है, ठीक है, आप समझिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, जीवीके आरबी राव समिति निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड थी? बहुत तगड़ी समिति है जीवीके आरबी राव समिति का जो वर्ष है वो है 1985 में बनी थी। आंसर बताइए, जीवीके आरबी राव। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, स्पीड धीमी अगर तुम्हारी पड़ती तो ये मान लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपको स्पीड धीमी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो खैचो मीटर। अगर मैंने आपसे पूछा कि जीवीके आरबी राव जो है 1985 में, तो आंसर बताइए किससे रिलेट करती है? पंचायती राज से रिलेट करती है। ये लो पंचायती राज से बेसिकली रिलेट करती है पहले तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला सवाल ये, एक संवैधानिक बैठक की मांग के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? जो संवैधानिक बैठक की मांग के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर स्टार्ट किया जाता है। सवाल ये भी बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। व्हेन द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग इज एक्सेप्टेड एज ए प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड। फटाफट बताइए, सवाल मैंने यहाँ क्या पूछा है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसको क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। देखो दरअसल इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर, बहुत आसान था। 1940 में तो आई था अगस्त ऑफर, बहुत बढ़िया। इसको अगस्त ऑफर के तौर पर जाना जाता है। 1949 आया था, और बाकी दिसंबर ऑफर तो होता नहीं है। फरवरी होता तो शायद एक ऑफर अगर फरवरी होता, ठीक है, फरवरी ऑफर शायद बन सकता था, क्योंकि फरवरी ऑफर अलग होता है। लेकिन हमें क्या देखना है कि संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया गया। तो संविधान सभा की मांग को कब एक्सेप्ट किया गया? संविधान सभा ये हट करे, तो संविधान सभा की मांग को कब एक्सेप्ट किया गया? तो वो अगस्त ऑफर के थ्रू एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अरे वो फरवरी में मजाक कर रहा था, कभी सीरियस ले उसको। नेक्स्ट, 1940 में बनी अंतिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे इसके बारे में पूछा। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसमें रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे आपके? बताइए। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिलता है 1946 में? ठीक है, अगला एक अच्छा सवाल है। ठीक है, मतलब रेल मिनिस्टर इन 1946 इंटरिम गवर्नमेंट, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो अगले तरीके से बेटा, अब देखो इसमें बच्चे गलती करेंगे बेसिकली। देखो करेक्ट आंसर आपको इसमें देखने को मिलता है अबू रब निश्तार करेक्ट आंसर। इन्हीं को आसफ अली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना 1940 से स्वतंत्रता से पहले, अरे मुस्लिम लीग के मेंबर थे भाई, मुस्लिम लीग के मेंबर हैं अबू रब निश्तार, इन्हीं को आसफ अली के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जॉन मथाई के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, जॉन मैथ्यू मथाई वैसे लिए, तो वो 1947 में देखने को मिलते थे। आसफ अली करेक्ट था, अबू रब निश्तार का नाम था उनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रेरणादाता कौन है? फटाफट बताइए, कौन है ऐसे जो भारतीय जनहित याचिका को शुरू करते हैं? जनहित याचिका जनता के हक में अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो जनहित याचिका के संबंध में यूएसए से हमने अवधारणा ली, और उस चीज को कहां पर देखने को मिला, हमें क्या उसका संदर्भ हमें देखने को मिला, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसके बारे में फटाफट से आप बताएंगे। ठीक है, किस किसके थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था? मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है हु वाज द पायोनियर ऑफ द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? बताइए। ठीक है,
तो दो आंसर है। अगर मैं पूछूं जनक कौन है, बेटा जनक के तौर पर आपको याद रखना है, जनक के तौर पर पीएन भगवती याद रखने हैं। एंड अगर मैं बात करूं वी आर अय्यर जो है ये इनके साथ थे, जनक बेटा पीएन भगवती है, करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। जी हां बेटा, कृष्ण अय्यर हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्यूशन बात करवाया आप लोग, बहुत देर से कह रहे थे आसान सवाल लाओ, आसान सवाल लाओ, ये लो आसान सवाल। और थोड़ा लेवल मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत लेवल उठाना पड़ता है। अब बताइए फटाफट से आसान ऑफर, फटाफट बताओ। चलो अरे अब तो आसान है सवाल, ठीक है। अलग तरीके से बताओ। देखो अगर मैं बात करूं किप्स मिशन भारत में आता है 1942 में, 1942 में। इसके अंदर तीन सदस्य थे, तीन सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको देखने को मिल जाएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स देखने को मिल जाएगा, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एबी अलेक्जेंडर देखने को मिल जाएंगे, एबी अलेक्स देखने को मिल जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस देखने को मिल जाएंगे। तो सारे के सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो काइंडली इनको याद रखेंगे, अलग तरीके से इनको याद रखेंगे। 1942 में क्रिप्स ऑफर आया था, फिर यही सदस्य जो है इसमें चीफ कौन था? स्टैनफोर्ड चीफ था, इसी वजह से इसको कहा गया क्रिप्स मिशन। इसने भेजा था। इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? अलग तरीके से बताओ। ब्रिटेन के पीएम का नाम था यहाँ पर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने इसको भारत के अंदर भेजा था, चर्चिल ने भारत में भेजा था। ये पीएम था ब्रिटेन का उस समय, पहला आदमी था। आगे बढ़ो। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? 1947 में सक्रियता जो शब्द है वो किसके द्वारा टर्म्स को लेकर आया गया जुडिशियल एक्टिविज्म में? हु कॉइन्ड द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म इन 1947? फटाफट बताइए 1947 में किसके द्वारा, ठीक है। तो ये होता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जो न्यायिक तौर पर सही नहीं है तो उसके खिलाफ कदम उठाना, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको आर्थर शेंडिलर के द्वारा लेकर आया गया था, शेंडिलर के द्वारा लेकर आया गया था। आर्थर इज द करेक्ट आंसर। बेटा स्वर्ण सिंह कैसे हो जाएंगे? विदेश मंत्री थे 1976 में, ये विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। तो बेटा ये उस समय चिल्ड्रन रहे होंगे, तुम खुद सोचो यार कितनी पुरानी, 30 साल पहले छोटे होंगे ना यार, समझो। नेक्स्ट अगला सवाल, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? स्टेट जो पीएससी की स्थापना कब की गई? पीएससी दिल्ली में बना था, दिल्ली में बना था। इसके लिए 1923 में ली कमेटी बनी, ली कमेटी बनी। ली कमेटी ने 1924 में रिपोर्ट दे मारी और इसके बाद बच्चे 1924 में रिपोर्ट दे मारी। 1926 में क्या बनता है अपना? पीएससी। क्या बनता है बाबू अपना? पीएससी अपना देखने को मिलता है 1926 में। करेक्ट आंसर ये रहा। अब मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि पहले अध्यक्ष कौन थे? मुझे ही बताना पड़ेगा ना, तो मुझे भी नहीं बता दूंगा। पहले अध्यक्ष रॉस बर्कर, रॉस बर्कर इसमें पहले अध्यक्ष थे, रॉस बर्कर। आगे बढ़ो। इस वर्ष में पिट को भारत अधिनियम, अच्छा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? अब ये तो आ रहे नहीं इजी सवाल, तो सारे सवाल हार्ड नहीं आते। कुछ अब बीच में जैसे लेवल इतना उठ गया था, मैंने बताया ये ऊंचे लेवल की बात है और सारे सवाल क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है सारे, इतना मैटर है। फटाफट बताइए। तो मैंने जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है, अगले तरीके से आंसर दो। सवाल है कि पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया? 1784 में। कब आया? 1784। इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया था? इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया था? सर पिट्स इंडिया अधिनियम इसका नाम इस कारण से रखा गया, क्योंकि पिट्स जो था उस समय ब्रिटेन का पीएम था। ब्रिटेन का पीएम आपको देखने को मिलता है विलियम पिट्स, विलियम पिट्स आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन का पीएम, पिट्स आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन का पीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, भारत में सार्वजनिक लोक सेवा समिति का गठन कब हुआ था? पूछा जा रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बेटा इसमें ना पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर होते हैं मेंबर 30 मेंबर, 30 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर होते हैं आपके मेंबर 30 आपको देखने को मिलते हैं। तो फटाफट आप बताएंगे मुझे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, व्हेन वाज पब्लिक अकाउंट कमेटी फॉर्मड इन इंडिया? पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया है, फटाफट तरीके से बताइए, ठीक है। चलो बात करते हैं। 30 नहीं होते, 30 प्राक्कलन में होते हैं, जहां तक मुझे याद है 30 होते हैं प्राक्कलन में, प्राक्कलन में होते हैं। चलो यहाँ कम से कम आपको एक चीज और क्लियर हो गई, ये होते हैं बेटा प्राक्कलन में होते हैं। प्राक्कलन का मतलब एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी में होते हैं, एस्टीमेट में। और प्राक्कलन में 30 होते हैं। ये बनी थी 1950 में, एक दूसरी कमेटी थी, पूरा नाम था प्राक्कलन समिति। लेकिन इसमें कौन सी पूछी है वो? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कितने होते हैं? 22। इसमें कितने होते हैं? वो 22 होते हैं। और 22 के अंदर डिफरेंस होता है 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 15 बेटा लोकसभा से होते हैं, लोकसभा, और 7 होते हैं राज्यसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। बनी कब थी? 1921। और बताओ, ठीक है, और बताओ, बताइए समझ में? यस, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 3 मेंबर कमेटी इसके अंदर किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंदर अध्यक्ष कौन रहे थे? 1969 की बात की जा रही है, सवाल का जवाब दीजिए। 1969 की बात इसके अंदर की जा रही है, सवाल का जवाब फटाफट तरीके से आप दे दीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अच्छा 3 सदस्य है ना, रुको, इसका 3 सदस्य ही है, ठीक है। 1983 है, 3 सदस्य की बात की गई है, 3 सदस्य की बात की गई है, 1983 होगा, 1983। देखो अगर मैं 3 सदस्य की 1969 की बात करूं तो राजमन्नार थे, लेकिन इसमें 3 मेंबर कमेटी की बात की गई जो 1983 में बनी थी, आर एस सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया। करेक्ट आंसर ये होगा 1983 के हिसाब से। ऊंची आयोग 2007 में बना है मेरे लाल, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, भारत संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? जो हमारा संविधान है इसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जैसे आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आप जैसे क्लास में हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे वाले होंगे जो अलग-अलग, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मुझे हिंदी आती है, हिंदी एक भाषा है, ठीक है। हिंदी के अलावा मुझे पंजाबी आती है, तो वो एक भाषा है, ठीक है। लेकिन हरियाणवी है, जैसे वो हरियाणवी, वो मेरा डायलेक्ट है, बोली है, वो भाषा नहीं। तो डायलेक्ट में फर्क होता है। जैसे भोजपुरी जो है वो भाषा नहीं है, डायलेक्ट है। मिथिला एक भाषा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें करेक्ट करूं आपको कि कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में आपको देखने को मिलती है, 8 शेड्यूल में। और अगर मैं बात करूं ना इसी के दिन, तो 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं? 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं, 6 मीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, नेक्स्ट है, वित्त आयोग को अर्धन्यायिक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग बेटा किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? वित्त आयोग कहां देखने को मिलता है? बताइए। वित्त आयोग बताओ, फटाफट बताओ कि वित्त आयोग आपको कहां देखने को मिलेगा? देखो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है वो समझिए, 280 में देखने को मिलता है। अगर सेंटर की बात की जा रही है तो वहीं अगर हम स्टेट में बात कर लें तो स्टेट में 2 तरीके से 243I और 243Y। ये कैसे बात कर रहे हो सर जी? बेटा ये ग्राम पंचायत या नगर पंचायत है, फाइनेंस कमीशन। अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब अभी तक कांस्टेबल का चल रहा था, अब सब इंस्पेक्टर के आ गए, बताओ। और सब इंस्पेक्टर में ऐसे सवाल आ रहे हैं, बड़ी बात ये है। तो इसका भी आंसर मुझे बताइए कि आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होना चाहिए? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट तरीके से बता दीजिए। नीति आयोग का अध्यक्ष आपको देखने को मिलता है बाबू प्राइम मिनिस्टर। पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहले अध्यक्ष कौन थे बाबू? पहले जवाहर। नीति आयोग के पहले कौन थे बाबू? पहले कौन थे? पहले जी पहले थे नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा अब मैं अगर कहूं वर्तमान में कौन है? वर्तमान में से मोदी जी कहीं जा रहे हैं क्या? मोदी जी नहीं है तो मोदी ही होंगे, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, पहली अंतरराज्य परिषद जो गठन बनी थी कब हुआ था? अंतरराज्य परिषद जो गठित होती है आर्टिकल 263 के अधीन होती है। कब होती है? अंडर आर्टिकल 263। अंडर आर्टिकल 263 263 के अधीन गठित होती है। वीपी सिंह विश्वनाथ जो थे हमारे पीएम थे, वीपी हमारे पीएम थे, उसी के अधीन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो तो सीधी बात है, जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ, ठीक है, वीपी सिंह है, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप जो आपने देखने को मिलते हैं हमारे पीएम थे, उनके द्वारा ही अंतरराज्य परिषद गठित की गई, ठीक है।
हाँ तो याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया, इसका होगा 1990, क्योंकि वीपी तभी थे ना वहाँ पे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो रितेश, आंसर करिए। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है ये बता दो मुझे। ठीक है, पूछता है भारत में, ये बताइए कि आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है। चलो ठीक है, चलिए अगले तरीके से बताइए बेटा, योजना आयोग में क्या लिखा हुआ है ये आपसे पूछा गया आर्टिकल 11 के तहत। अगले तरीके से बताओ। सर मैं आपके दिल्ली पुलिस का बैठूं बेटा, तेरा नाम तो खलनायक है। चल बढ़िया लगा। अच्छा अगर मैं यहीं पे पूछूंगा, आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 11 में नागरिकता में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, दैट ओनली पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्ट्री इस प्रकार का प्रोविजन कर सकती है। होम मिनिस्ट्री इस प्रकार का प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अध्यक्षता शुरुआत में किसने की थी? जो हमारा प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, इनिशियली इसको किसके द्वारा चेयर किया गया था? इनिशियली इसको किसके द्वारा चेयर किया गया था? सबसे पहला प्रशासनिक सुधार के लिए ये किसके द्वारा बना है ये बताओ। बात है बेटा आपकी बात है 1969 की बात, 1969 की बात है। अब मुझे बताइए, ये हिंट पहले आ चुकी है, 1969 की बात है। ठीक है, अगले तरीके से बताओ। ठीक है, देखो अगर मैं बात बताऊं बेटा कि प्रशासनिक सुधार के लिए पीवी राजमन्नार आपको देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलता है बाबू? पीवी राजमन्नार। ये वो है जिनकी अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन किया गया, और राजमन्नार समिति का काम ही क्या था? प्रशासनिक सुधार करना। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का चीफ कौन होता है? एनडीसी का चीफ आपको कौन देखने को मिलता है? बनी कब थी एनडीसी? 1952 में बनी थी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये एनडीसी जो होती है ये वही होती है बेसिकली जो पंचवर्षीय योजना पर अंतिम स्वीकृति देती है। योजना पर अंतिम स्वीकृति देती है, अंतिम स्वीकृति देती है। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि इस पर अंतिम स्वीकृति जो दी जाती है उसी के संदर्भ में बता दो अब करेक्ट आंसर क्या होगा। एनडीसी की अगर मैं डायरेक्टली यहां पर बात करूं तो इसका आंसर आपको सीधे तौर पर याद रखना होगा। सीधे तौर पर इसका आंसर याद रखना होगा, क्या बोला? प्रधानमंत्री। कहां जाएगा पीएम? जो योजना आयोग का अध्यक्ष है वही यहां होता है। लिख लीजिए अगला सवाल, संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रोजगार के लिए शर्त तय करती है? कहने की बात यह है कि अगर राज्य यूटी के अंदर रोजगार के लिए शर्त तय करनी है तो इसमें आर्टिकल आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? नौकरी के बारे में है, रिजर्वेशन के बारे में है। अब अगर कभी भी सरकार या संसद जो है ना इसके तहत रोजगार की बात करती है तो बेटा रोजगार के लिए विशेष प्रबंध किया जाना, इसका फेवरेट क्लॉज कौन सा है और आर्टिकल कौन सा है? क्या आर्टिकल 26 होगा? सर ये तो धार्मिक प्रबंधन नहीं होगा। हाँ जी, क्या धार्मिक प्रबंधन का रोजगार से कोई लेना देना है? नहीं सर, नहीं लेना देना, तो गलत हो गया। सभी लोग समान होंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 हो गया। 19 बोलने की स्वतंत्रता, बचा क्या 16, इसमें रोजगार का प्रावधान है, और 16 का 4 होता है जो रिजर्वेशन को दर्शाता है, रिजर्वेशन को दर्शाता है, आरक्षण को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए जितेंद्र। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसे जारी किया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अगर आप जारी कर सकते हैं तो किस तरीके से जारी किया जा सकता है? 78 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अगर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करना चाहता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है? ठीक है, चलो अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के द्वारा एक पार्लियामेंट्री एक्ट होता है जिसके प्रोविजंस के तहत ऐसा किया जा सकता है। स्पेशल मेंशन प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट के लिए है। ऑनर प्रोविजन ऑफ संविधान के किसी प्रावधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दरअसल इसके ऊपर अगर आपसे सवाल किया गया तो इसमें सवाल क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट कर सकता है इसको किस तरीके से, देखो प्रेसिडेंट को प्रोसेस करने के लिए एक सारे प्रकार के तरीके हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये प्रोमुलेट करता है, किसके थ्रू प्रोमुलेट करता है? पहला ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों के संसदीय अधिनियम द्वारा। बात आती है सर कौन सा अधिनियम, किस प्रकार का अधिनियम? बेटा अधिनियम है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस चीज की चर्चा की गई थी। तो एक ऐसा अधिनियम जो इसी की तरह सिमिलर बाउंड्रीज रखता है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है 78 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आगे बढ़िए। समझ पाए? जी हाँ। अब नेक्स्ट बेटा बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी गणना माल की मांग में प्रतिशत? अच्छा गलत हो गया बेटा, हिंदी इसमें गलत है, इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, लोकसभा का जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का सभापति, जो लोकसभा का बेटा सभापति होता है, सभापति ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र किसको देगा? इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 94 में। 94 में बात बताई गई है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये डेप्यूटी स्पीकर को अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे देता है, और डेप्यूटी अगर जाता है तो उसी को रिवर्स में अपना जो है कह सकते हैं रेजिग्नेशन दे देता है। सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी संघ विधेयक नहीं बनाया जा सकता? अच्छा अगर कोई भी कानून भारत में बनाना है तो लास्ट फॉर्मेलिटी क्या करनी पड़ती है? लास्ट फॉर्मेलिटी जिसके आधार पर भारत में कोई भी कानून तैयार किया जाता है, बताइए। ठीक है, फटाफट तरीके से बताओ वो लास्ट फॉर्मेलिटी कौन सी जिसके हिसाब से भारत के अंदर कोई भी कानून जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलो पहले तरीके से बताओ, अलबाजी छोड़ो, जल्दी से बताओ। अगर मैं बात करूं अंतिम औपचारिकता क्या है, वो है प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और भैया जो भी अधिनियम था वो कानून बन गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? ऐसे कौन थे जिनको निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? उनके सामने कोई स्पष्ट तरीके से किसी ने अपना जो कैंडिडेट प्रोसीजर है वो जमा ही नहीं कराया था, बताइए। ठीक है, जिनको निर्विरोध चुन लिया गया। ठीक है, निर्विरोध चुन लिया गया, कौन थे ऐसे? फटाफट तरीके से बताइए। किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध तौर से चुना गया था? फटाफट बताइए। ठीक है, चलो देखो हिंट दे सकता हूं, छठवें राष्ट्रपति थे हमारे, सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, यंगेस्ट राष्ट्रपति थे, यंगेस्ट, और सबसे युवा भी थे, सबसे युवा भी थे, सबसे युवा 6 नंबर के थे। नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के रहते थे। नाम है जी नीलम संजीवा रेड्डी। रेड्डी भाई वीवी गिरी तो वो है जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी, समझे? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने जो चुने जाते हैं, कौन चुनता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन चुनता है? आर्टिकल 316 में बात कही गई है। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर इसके अंदर है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा यूपीएससी किस आर्टिकल में दिया? सर यूपीएससी आर्टिकल 315 में दिया गया। 316 में लिखा है कि इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर का पद किस वर्ष बदला गया था? ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष में लोकसभा का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया है। ठीक है, फटाफट बताइए। व्हिच ईयर वाज द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाज फॉर्म्ड? ठीक है, चलो फटाफट से अगले तरीके से आप मुझे बताइए कि कब जो है इनकी जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है। अब आपको याद आया होगा एक्ट कौन सा था बेटा? आज की क्लास में पढ़ाया था मैंने कि इनके लिए एक्ट कौन सा था। एक्ट बताओ पहले, आज की क्लास में बताया था मैंने। एक्ट बताओ, एक्ट के हिसाब से फिर मैं आंसर बताऊंगा। एक्ट बताओ, एक्ट बताओ जल्दी से, किस एक्ट के थ्रू आया था ये पोस्ट? आज की क्लास में पढ़ाया था, ये क्या मजे कर ले रहे हो? एक्ट कौन सा था?
सर बाई ऑप्शन 90 बेटा 1951 ये लो काट दिया। आगे बताओ। एक आज की क्लास में मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था, सीधा बताया था मैंने। पूरी क्लास नहीं देखी क्या तुमने? आज की क्लास में जब क्वेश्चन आया कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट कब बना था, तो क्वेश्चन में बताया था ना कौन सा अधिनियम था? याद होती है 1919 का अधिनियम नहीं था? अरे यार 1919 का अधिनियम था। तो अगर 1919 का अधिनियम पे बनेगा तो बेटा क्रिएट कब होगा? नरेंद्र ने बताया सही आंसर। तो इसके हिसाब से अगर फॉर्म करेंगे तो 1921 में फॉर्म नहीं होगा। करेक्ट आंसर 1921 होगा इसका। 1921 में फॉर्म किया गया था ये। ठीक है चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ये लीजिए अच्छा और बेहतरीन सवाल। अगर सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करनी है तो कौन सा यहाँ पर जो भैया आर्टिकल यूज हो सकता है? बताओ। अरे बताते कैसे नहीं हो बेटा, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और इसके लिए आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। लेकिन सवाल क्या करा है बाबू? सवाल करा है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव ने इसको कहा, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अंबेडकर ने ये कहा था कि यह संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है याद रखिएगा। क्या आप याद रख पाएंगे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून को संरक्षण प्राप्त है? ठीक है, मिलिट्री लॉ जो है, मिलिट्री लॉ, ये अच्छा ये आज की क्लास में मैं करा के आऊंगा मिलिट्री लॉ। कोई सा बैच था आप में से? ठीक है आप ही का बैच था। ठीक है उसमें मैंने अभी पढ़ा के आया था मिलिट्री लॉ के बारे में। मिलिट्री लॉ जैसे अफस्पा एग्जांपल के लिए, अफस्पा, तो मिलिट्री लॉ के बारे में जो जानकारी दी गई है वो कहां दी गई है? बताओ जी। मिलिट्री लॉ के बारे में जो जानकारी है वो कहां दी गई है? सब मिलिट्री लॉ के बारे में जानकारी 34 में दी है, 54 में दी है। ये ना बच्चे क्लास के सारे वाला चीते वाला कहते हैं, ये है ना वो बात। ठीक है इसका 34 हो जाएगा। शाबाश। नीति निर्देशक सिद्धांतों का तो लक्ष्य किस प्रकार से लोकतंत्र है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से भारत के अंदर एक लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? ठीक है किस प्रकार से बताइए, कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? ये बहुत क्लासी सवाल है। कैसा लोकतंत्र बन जाएगा अगर डीपीएसपी भारत के अंदर तगड़े तरीके से काम कर पाए? बेटा अगर डीपीएसपी भारत में एक अच्छा काम कर पाते हैं तो कैसा लोकतंत्र बनाया जा सकता है? सर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट की जा सकती है। कैसी डेमोक्रेसी? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट की जा सकती है। अच्छे तरीके से याद रखो इसको। ठीक है चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला, मद्रास और बॉम्बे विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? मद्रास और बॉम्बे को अलग अलग कर दिया गया, तो ये कब किया गया था? ये बताइए फटाफट से। ठीक है फटाफट से बताइए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है बेसिकली। क्या सवाल है यहाँ पर? सवाल है व्हिच एक्ट वाज डन बाय डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली, व्हिच एक्ट वाज डन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे के बारे में पूछा गया है, किस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइज किए गए हैं? किस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइज किए गए हैं? कहने की बात यह है कि मद्रास और बॉम्बे दो अलग अलग जो है आपको सेंटर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो लीगल प्रोसीजर था वो एक तरीके से चल रहा था। तो इनको सेपरेट कब कर दिया गया? सर वो कर दिया गया था 1861 एक्ट के थ्रू, 1861 के अधिनियम के माध्यम से उसको कर दिया गया डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है याद रखिए। अगला सवाल, क्या भारतीय राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? बताइए। ये बहुत आसान है, 360 के बारे में पूछा गया है। अच्छा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के में ही पूछा गया था, बताओ बताइए। ठीक है चलो कुलदीप बेटा टेंशन मत लो, जो आपने सवाल पूछा सवाल आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब पहले मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पूछा क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी है? नहीं मुझे ये बताओ। ठीक है चलो हाँ बेटा बैच में बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो नहीं करी है। ठीक है नेवर डिक्लेयर्ड, अभी भी इसके बारे में घोषणा ही नहीं की गई। एक करेक्ट आंसर होगा, कभी नहीं की गई, नेवर, नो। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची है? ये बताती है कि भारत के अंदर स्टेट और यूनियंस की एक लिस्ट है। कौन सी अनुसूची बताओ? मतलब कहने की बात यह है जैसे ये है इंडिया, ये है हमारा इंडिया, इसमें कुछ यूटी होंगे कुछ होंगे इसके अंदर। मैप नहीं देख रहे भाई का, डिजाइन नहीं देख रहे, ऐसे ही मैप आपको बनाना चाहिए। तो पूछा गया किसके अंतर्गत ये बात बताई गई है? फटाफट से आगे बताओ तगड़े तरीके से। तो पहली शेड्यूल प्रथम अनुसूची के अंदर ऐसी बात बताई गई है कि भारत के अंदर कुछ यूटी होंगे कुछ स्टेट होंगे। फर्स्ट शेड्यूल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है तो इसका टेन्योर कितना आपको देखने को मिलता है? 91st क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फटाफट बताओ, देखो फटाफट से आपको इसके बारे में बताना होगा। यानी यहाँ पूछा है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में पूछा गया है। ठीक है चलो देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो एज के अकॉर्डिंग देख लो, या तो एज के अकॉर्डिंग देख लो, या उम्र के अकॉर्डिंग देख लो। या तो 63 साल का हो जाए या फिर कुछ 6 वर्ष पूरी कर ले, 65 इयर्स। ठीक है या तो 65 इयर्स का हो जाए या फिर कुछ 6 साल का टेन्योर कर ले, जो पहले हो जाए। ठीक बात है आगे बढ़ो। पीडीएफ क्लास के एंड में बताऊंगा कहां मिलेंगे। ठीक है अब बताओ फटाफट, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऐसे कौन थे तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष बने? अच्छा ये ना बड़ा ट्रिकी सवाल है, लल्लू है वो आपको पता है, पर ट्रिकी है क्वेश्चन। बात की जा रही आर्टिकल 89 के बारे में। आर्टिकल 89 में बताया गया स्पीकर ऑफ या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा, राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा जो कि हमारा उपराष्ट्रपति है। तो पहले उपराष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो पहले स्पीकर भी तो वही होंगे ना। 20 का करेक्ट आंसर होगा, कच्चा नहीं खाना था। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के जो राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल कितना है? बताओ फटाफट से। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है मेरे भाई? कैसे बताओ भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है कितना मुझे ये बताओ। ठीक है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? सर आर्टिकल 56 में लिखा है और कह रहे हैं कि 5 वर्ष का है जी। कितना? 5 वर्ष का है, 5 इयर्स। ठीक है चलो नेक्स्ट अगला सवाल, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? बताइए फटाफट से। लोकसभा का जो आपको अध्यक्ष देखने को मिलता है, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, पीपल डायरेक्टली, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रोसेस कहां लिखी गई है? प्रोसेस ये प्रक्रिया कहां लिखी है? सर ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में इसमें ये कहा गया है कि अगर स्पीकर को चुनना चाहते हो तो लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, है ना? कौन भाग लेंगे? लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। करेक्ट आंसर है। अब मेरा बात गया ना, हां करेक्ट आंसर ए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? आर्टिकल बेटा 80 क्लॉज दूसरा, आर्टिकल 80 क्लॉज तीसरा। सदस्यों की संख्या 12 होनी चाहिए और ये सदस्य कला साहित्य, और जितने सदस्य आप चुनो कला साहित्य खेल, साहित्य खेल या विज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए। ये है ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो सीधा बात इसमें क्या हो जाए, कितने सदस्य हैं बेटा? 12। कितने सदस्य हैं? 12। ठीक है ये लो। किस भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान किस भाग में? सब इंस्पेक्टर 2019। बताइए सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है चलिए कि भाई तगड़े तरीके से आप बताइए कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? देखो आपातकाल इमरजेंसी जो होता है ना वो आर्टिकल 352 से लेकर 360 में आपको देखने को मिलता है। 352 से 360 में आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने की बात ये हुई कि बच्चे इसके अंदर क्या पूछा गया? सवाल में लोकसभा था, पीछे वाले सवाल में बाबू लोकसभा था, मैंने गलती से राज्यसभा समझ लिया। इसको आप राज्यसभा कर लीजिए। ठीक है इसको आप क्या कर लीजिए बाबू? राज्यसभा। और तब इसका आंसर ये कर लीजिए, है ना?
अब लोकसभा अगर होता, लोकसभा में अगर पूछे लोकसभा में कितने नियुक्त कर सकता है, और बेटा सवाल में पूछ रहा हूँ कब 2025 में, तो आंसर हो जाएगा 0। प्रेसिडेंट 0 व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट कितने अपॉइंट कर सकता है? 0। आंसर होगा 0। अब यही सवाल 2019 में अगर पूछा जाता तो आंसर होता 2। लेकिन 2025 में आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि वो प्रोविजन खत्म कर दिया 104 संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़िए। तो ये जो आपको देखने को मिलता है वो संविधान का भाग 18 आपको देखने को मिलता है, 18, क्योंकि संविधान का भाग 14 देखने को मिलता है यूपीएससी के लिए। कहां देखने को मिलता है? यूपीएससी के लिए देखने को मिलता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में देखने को मिलता है, और इसमें आर्टिकल कितने? 308 से 323। ठीक है, याद रखिएगा। 15th भाग में आपको देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन 324 से 329 इलेक्शन कमीशन। ठीक है, 13th भाग में आपको क्या देखने को मिलता है? 13वें भाग में क्या देखने को मिलता है मेरे लाल? सर 13वां भाग है, बता दें सर, देख लो। 13वें भाग में आपको देखने को मिलता है बेसिकली क्या बोला सर, इसके अधीन आपको देखने को मिलता है व्यापार। व्यापार में 301 से 307। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी आपको यहां देखने को मिलता है आपातकाल 352 से 360। चलिए ठीक है, आइए भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे आप क्लास को? है क्लास लाइक नहीं कर रहे हैं? ना मानो क्लास लाइक करो। आगे अगला सवाल देखिए। ठीक है, चलिए। तो पूछा सुप्रीम कोर्ट के परमादेश क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का परमादेश है, परामर्श, काउंसलिंग जुरिडिक्शन, तो काउंसलिंग जुरिडिक्शन आपका कहां से लिया गया है? फटाफट से बताइए। पूछा जा रहा है सवाल, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग जुरिडिक्शन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? फटाफट बताइए। तो काउंसलिंग जुरिडिक्शन है, ठीक है, जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, ये हमने कहां से लिया है? फटाफट बताओ। काउंसलिंग जुरिडिक्शन, नरेंद्र मेरे भाई रुक जा। काउंसलिंग जुरिडिक्शन कहां से लिया? कनाडा से, कनाडा से लिया गया। काउंसलिंग जुरिडिक्शन कहां से लिया? कनाडा से। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग जुरिडिक्शन भी होता है जो प्रेसिडेंट तक भी एक्सटेंड करता है, तो प्रेसिडेंट तक भी एक्सटेंड करता है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। बेटा कनाडा होगा इसका, कनाडा होगा इसका। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें ब्रिटेन क्यों बता रहे हैं। ठीक है, कनाडा इसके अधीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। हाँ, नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन द्वारा, एडवाइजरी काउंसिल यानी एडवाइजरी, इसके बारे में बात की जा रही है। कितनी बात है ये? लीजिए 18 सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो जजेस होते हैं कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड पूछा जा रहा है कि कौन अपॉइंट करता है मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है? सभी करेक्ट आंसर देखने को मिलता है प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर देखने को मिलता है प्रेसिडेंट, और तगड़े तरीके से बात आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आपको 99 देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है, इन दैट केस उनके स्थान पर कौन कार्य कर सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है? तो फटाफट से बता दीजिए कौन हो सकता है। सर जी, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है वो हो सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 100वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 100 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगाई गई है? बेटा आर्टिकल 24 पूछा जा रहा है। अगले तरीके से बताइए आर्टिकल 24 के बारे में। आंसर क्या होगा मेरे लाल? आंसर होगा सर इसके अंदर कि सर 14 वर्ष आयु से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। क्या समय का अभाव रहेगा? इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे अब हम यही करेंगे कि अगली क्लास में कोशिश करेंगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएं। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन और ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहले दिन क्वेश्चन की संख्या इतनी रखी गई है और वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। क्लास कैसी रही इस बारे में जरूर मुझे बताइए, और मुझे कोई क्लास से नहीं जाएगा, मैं आपको पीडीएफ वगैरह के बारे में डिस्कशन दे रहा हूं। जस्ट वेट फॉर अ सिंगल मिनट, 1 मिनट का 30 सेकंड का इंतजार करें। हाँ भाई, दैट्स डन, दैट्स डन। तो बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी आज की क्लास में आए। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दैट हैज बीन अपडेटेड, अपडेट कर दिया गया है। और कल की क्लास में जो क्वेश्चन हम करेंगे उनकी संख्या रहेगी 150। पहले दिन 100 करें, अगले दिन 150, और उससे अगले दिन करेंगे 250 क्वेश्चन। अगले तरीके से आपके 250 क्वेश्चन और हो जाएंगे और 500 पॉलिटी के क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीट। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और यहां से क्लास सीधी आपको दूसरे इवेंट पर ले जाएगी। और भाई तगड़े तरीके से उस इवेंट के ऊपर लाइक करके इंतजार कीजिएगा कल की क्लास को। कल ठीक 3 बजे आपसे मुलाकात करेंगे और तगड़ी वाली मुलाकात आपसे होने वाली है। ठीक है, कल करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और आप क्या चाहते हैं क्या और हो। ये विजय सीरीज कोई आम सीरीज नहीं है, आपके लिए है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ट्राई नॉट टू लाइक पार्ट देखिए, मैसेज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।